राव खालिद साहब, जिस तरह नजम साकिब साहब ने कहा कि ये फैसला हो गया है, अब क्योंकि इत्तेहादी जो हैं वो अपना अपना मुसव्वदा भी लेकर आ रहे हैं। बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने अपना एक मुसव्वदा, अभी मेरे सामने ये पड़ा हुआ है, एक तवील मुसव्वदा है जिसके अंदर उन्होंने मुख्तलिफ तरीक़ाकार बताए कि किस तरह ये निज़ाम होगा आइनी अदालत का। तो क्या आपको लगता है कि इस मुसव्वदे का भी फैसला कर लिया गया कि कौन सा होगा, और फिर उसके साथ साथ वकला तहरीक चल सकती है, आपको लगता है? देखिए, पहली बात तो यह है कि मुसव्वदे के हवाले से जो उन्होंने 175 में तरमीम आर्टिकल में प्रपोज़ की है, वफाकी आइनी अदालत और 4 सूबाई आइनी अदालतें, अब पता नहीं कश्मीर में होगी, GB में होगी कि नहीं होगी, वो उन्होंने प्रपोज़ की हैं। यही बुनियादी मसला है मेरे हिसाब से, जिसके ऊपर अभी JUI भी एग्री नहीं है, PTI तो बिल्कुल नहीं है। तो इत्तफाक़ राय की जो कोशिश कर रहे हैं, अच्छी बात है। आज डिस्कशन भी बड़ा अच्छी डेवलपमेंट है कि सारे लोग बैठे, बात की। जब आप बात करेंगे फिर आपको पता चलेगा कहाँ कहाँ ख़राबी है, कहाँ कहाँ चीज़ें कम हैं, ज़्यादा हैं, तो उसी से आप फिर सही नतीजे पे पहुँचेंगे, अगर आप पहुँचना चाहते हैं, जो मेरा ख्याल है कि हमारा इरादा नहीं है कि हम सही नतीजे पर पहुँचें। आइनी अदालत में क्यों कहता हूँ मसला है सबसे बड़ा, क्योंकि आइनी अदालत जब बन जाएगी, पहले 3 साल के लिए गवर्नमेंट अपनी मर्ज़ी की अपॉइंटमेंट्स कर सकेगी। उसमें 5 जज होंगे शायद, जो प्रपोज़ किया जा रहा है। उसका काम क्या होगा? वो आइन और कानून को परखेगी कि जी ये ठीक है कि गलत है। अब मुझे बताएं, अगर 63 वाला ख़त्म हो गया फैसला, फ्लोर क्रॉसिंग हो सकती है, तो पार्लियामेंट के अंदर किसी किस्म की कानून साजी कराना, जैसे अब हो रही है, PTI के लोगों की शिकायतें जो मिल रही हैं कि उठा लिया, गायब कर दिया, उनको ऑफ़र हो रही है, तो इस तरह करके पार्लियामेंट के अंदर से आइनी तरामीम कराना और लेजिस्लेशन कराना को बहुत बड़ा मसला नहीं रहेगा। और वो किस किस्म की होगी, किस तरह से उसको फिर आइनी अदालत एंडोर्स करेगी 3 साल में, तो मुझे पता है कि अगर वो बन जाती है और जज अपनी मर्ज़ी के लगा लेती है, हुकूमत या हुकूमत किसी की सिफारिश पे लगाती है, तो वो जज वल्नरेबल होंगे, ऐसे होंगे जो बात माने। जो पार्लियामेंट से तरामीम आएंगी, आइन या कानूनी जो कानून बनेंगे, उनको वो फ़ौरन स्टैंप लगाती जाएगी, चाहे जो मर्ज़ी उसमें बुनियादी हकूक़ की खिलाफ वर्जी है, कोई और मसला है, सारा वो करती जाएगी। और मैं ये आपको लिख के दे रहा हूँ, ये सब जितने लोग इस वक्त हुकूमत और उसके इत्तेहादी हैं, बिलावल साहब हो गया या हुकूमत हो गई, ये बढ़ चढ़ के जो उछल उछल के आ रहे हैं, इनकी आप अगले 6 महीनों में चीखें सुनिएगा। ये फिर रोएंगे बैठ के, जब अर्बन सिंध और रूरल सिंध सूबा बनेगा ना, जब डिवीजन के लेवल पे सूबे बनेंगे तरमीम करके, ये फिर चीखें मारेंगे। जब बाकी लॉज बनेंगे, जिस तरह से एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम पे कंट्रोल रखा जाएगा, अदलिया का हो या भले किसी और का हो, ये फिर सारे रोएंगे बैठ के, क्योंकि फिर ये कुछ नहीं कर पाएंगे। क्योंकि जो एडजुडिकेशन जिसने करनी है, जुडिशियल रिव्यू जिसने करना है, वो हैंड पिक्ड कोर्ट होगी। फ़िलहाल 3 साल बाद अगर दूसरे जज आ जाते हैं, फिर वो रिवर्स सिस्टम चल पड़ेगा। बिल्कुल राव खालिद साहब, दूसरी बात है कि ये जितना सिस्टम है, हम ना इस वक्त मईशत की बहाली के जो आसार नज़र आ रहे हैं, जो मुख्तलिफ रिपोर्ट्स पाकिस्तान की मईशत में बेहतरी के हवाले से आ रही हैं, इसको और जो बुनियादी ग्राउंड लेवल पर सूरत हाल है, क्या उससे उसके पैरेलल जा रही है, उससे रिलेट किया जा सकता है, या ये जो तमाम रिपोर्ट्स आ रही हैं या जो इक़दामात हो रहे हैं, थोड़ा देर से इसके नताइज हमें नजर आएंगे? देखिए, वो कहते हैं हनूज दिल्ली दूरस्त, जो हम फाइनल जिस स्टेज पे हमने पहुंचना है, तो वो अभी बहुत दूर है। यकीनन हम थोड़ा सा सही सिमत में हैं, ठीक चल रहे हैं, बेहतर है सूरत हाल काफ़ी। और उसकी वजह यह है कि पिछला जो 9 महीने का हमारा स्टैंड बाई एग्रीमेंट था, उसकी वजह से है, क्योंकि उसमें हमने जो कमिटमेंट्स की, जो चीज़ें की, वो हमने मैक्सिमम इम्प्लीमेंट की, जिसकी वजह से हमें ये जो है एग्रीमेंट, ये जो मिला है हमें, अगला अरेंजमेंट जो मिला है, एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी जो मिली है, तो वो उसी वजह से मिली है। और वो ही एक बुनियादी मसला हमारा हर IMF के प्रोग्राम में बुनियादी मसला यही रहा है कि जो चीज़ें हम तय करते हैं, वो शुरू में तो हम बड़े जोश और जज्बे से चलते हैं ना, कि पहले इनिंग्स में हम 550 कर लेते हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता हम स्लो होते होते फिर आखिर पे हम बिल्कुल बेदस्तोपा होकर बैठ जाते हैं। तो यही प्रॉब्लम हमेशा से रहा है, वही वल्नरेबिलिटी अब भी है। उसमें जो पॉलिटिकल विल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके पॉलिटिकल अगर विल मौजूद है और आप वो स्टेप्स जो हैं सस्टेनेबल तरीके से लेते रहेंगे, आप यकीनन बेहतरी की तरफ जाएंगे। क्योंकि जो इंडिकेशंस हैं अभी, उसमें फौरी तौर पे जो आपको एक रिलीफ है वो है कि आप जो है ख़तरे से बाहर आ गए हैं। जो डिफ़ॉल्ट का था या बाकी वो मसाइल थे,
उससे आप इकोनॉमिकली आप बेहतर पोजीशन पे खड़े हो गए। आपकी ग्रोथ इम्प्रूव हो रही है, बेहतर हो रही है, लेकिन ऐसी नहीं हो रही कि आप कहें कि जी आपके यहाँ रोज़गार के बेशुमार मौके पैदा हो जाएंगे और नौकरियों की रेल पेल हो जाएगी। उस लेवल पे अभी जाने में आपको 3-4 साल लगेंगे। अगर आप ये सारे जो स्टेप्स आपने एग्री किए ये आप लेते चले जाएंगे अगर। तो तीसरी चीज़ है महंगाई की। अफराते ज़र यकीनन कम हुई है, लेकिन जिस लेवल पे चली गई है सतह उसकी चीज़ों की, अशिया की कीमतों की चली गई है, बिजली के बिल चले गए हैं, गैस के बिल चले गए हैं, वो आम आदमी की पहुंच से बाहर जा चुकी हैं ये चीज़ें। उसको जब तक वापस नहीं लाया जाता या आम आदमी के जो इनकम सोर्सेज है वो इम्प्रूव नहीं करते, बढ़ते नहीं हैं, तो वो महंगाई के असरात को आप ख़त्म नहीं कर सकते, जो कि मेरा ख्याल है ये भी नियर फ्यूचर में होने वाला नहीं है। तो 3 चीज़ें जो हम पॉजिटिव देख रहे हैं उनमें से 2 चीज़ें जो हैं उस पर भी बहुत काम होना है। आपकी ग्रोथ तकरीबन 6-7% पे जाएगी तो आपके यहाँ रोज़गार की रेल पेल होगी, आपकी कीमतों में कमी होगी या आम आदमी की इस्तात बढ़ेगी ख़रीदारी की, तो फिर आप पे महंगाई का असर कम होगा। या आप बिजली के बिल कैले के नीचे लिया, जैसे IPPs का हम सुन रहे हैं 5 ने वो प्रीमेच्योर उसका ख़त्म हो रहा है, कुछ और भी डेवलपमेंट्स उसमें हैं, वो चीज़ें अगर होंगी तो उसके असरात आम आदमी तक पहुंचेंगे। लेकिन सरेदस्त जो है IMF ने भी जब आपका जो बोर्ड ने अप्रूव किया है उसमें उसने बड़ी इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशंस दी हैं। एक तो उसने कहा कि कारोबारी माहौल यहाँ पे मुवाफिक नहीं है, गवर्नेंस बहुत कमज़ोर है, स्टेट का ओवरसाइज्ड किरदार है, सरमायाकारी पे इन्वेस्टमेंट प्रॉपर नहीं आ रही, और ना आपके यहाँ जो है पूरा सिस्टम इन्वेस्टमेंट के लिए जो होना चाहिए इंफ्रास्ट्रक्चर वो मौजूद नहीं है। फिर उन्होंने कहा कि टैक्स जो है ना वो मुनसिफाना टैक्स रिजीम नहीं है, जिसका मतलब ये मेरी जेब से तो आप मैं सैलरी दूँ एट सोर्स कट जाता है, निकाल लेते हैं, या मेरे से सेल्स टैक्स भी ले रहे हैं, सब कुछ ले रहे हैं, लेकिन जिस सेक्शन पे होना चाहिए, रिटेलर्स पे होना चाहिए या ज़रात पे होना चाहिए, ज़रात का वैसे बता दूं इन्होंने अगली जुलाई तक मौखर कर दिया है, पता नहीं IMF उसको किस तरह परसीव करेगा। हालांकि IMF ने कहा था, IMF का एक मुतालबा ये भी था ज़रात पे टैक्स लेना है आपने, ये मुतालबा भी था उनका एक। जी बिल्कुल, हमने अगली जुलाई तक उसको पेंडिंग कर दिया है, तो मैं यही कह रहा हूँ कि देखें वो क्या रिएक्ट करते हैं इसके ऊपर। अब अगर आप कंटिन्यूसली अगले 3-4 साल जब तक ये फंड है, ये फैसिलिटी मौजूद है जो 3-4 साल में होनी है पूरी, उसमें आप पायदार बुनियाद के ऊपर मुसलसल बेहतरी की तरफ नहीं जाते, अपनी पॉलिसी मेकिंग की साख जो है वो बहाल नहीं रखते या बहाल नहीं करते, तो मसला होगा। टैक्स नेट नहीं बढ़ाएंगे तो मसला होगा। नुकसान में जो इदारे आपके जा रहे हैं, स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज, उनको प्राइवेटाइज नहीं करते, मसला होगा। हुकूमती अखराजात में कमी नहीं करते, मसला होगा। और अगर एनर्जी सेक्टर की रिफॉर्म नहीं करते तो आपको मसला होगा। तो ये वो चीज़ें हैं जिसके ऊपर आपका सारी डिपेंडेंट है। जो खदशात हैं वो यही है कि तारीखी तौर पर हम जो है वो बहुत ज़्यादा है कि मुसलसल हम कर नहीं सकते ये काम, हम जल्दी थक जाते हैं। दूसरी आपकी वल्नरेबिलिटी जो है वो है पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, जो है सियासी अदम इस्तेहकाम जो है वो है। एक चीज़ है जो अभी तो फ़ायदा है उसका, तेल की कीमतें कम हुई थी, हमारे पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की प्राइसेस नीचे गई हैं, दुनिया में अब जंग की वजह से फिर बढ़नी शुरू हो गई हैं। अगर वो बढ़ जाती हैं तो ये एक और हिट हमारे इकॉनमी के ऊपर होगी और हमारे बड़ी मुश्किल हमारे लिए होगी। तो कोशिश यही करनी चाहिए जितनी जल्दी हम इस अपनी पॉलिसीज़ बना लें और वो पॉलिटिकल विल के साथ पूरे ज़ोर शोर से उसको इम्प्लीमेंट करें। कौन 3-4 साल वेट कर लेगी? अगर उसको नज़र आए कि मामला सही समझ में जा रहे हैं